बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रगतिशील किसान से। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी को आसान बनाने के लिए लगातार हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए शोध करते रहते हैं। कृषि यंत्रों का भी इस्तेमाल आप खेती में करके उसे आसान बना सकते हैं। इससे परिश्रम तो आपका कम होगा ही, साथ ही उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और लागत में भी कमी आ सकती है। तो कृषि यंत्रों का किस तरह से आप खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। कृषि यंत्रों ने आधुनिक खेती को काफी सरल बना दिया है। किसान अब आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से खेती को सहज और मुनाफे वाली बनाते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह फसल की देखभाल किसान को उचित मुनाफा दिलाती है, मौजूदा समय में लेबर की समस्या से निजात पाने के लिए कृषि यंत्र बिना किसी रुकावट के काम पूरा कर सकते हैं। कृषि यंत्रों की मदद से ही आज पराली का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा है। कृषि यंत्रों के उपयोग पर विशेषज्ञ से बात की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। महिलाओं के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, जिसमें उनको जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट यानी वह मशीनें जो महिलाएं आसानी से चला सकती है। उदाहरण के लिए भुट्टा छीलने की मशीन, आलू की चिप्स बनाने की मशीन तथा ग्राउंड नट डिकार्टिकेटर जो मूंगफली के छिलके को अलग करता है, इस तरह की मशीन जो कि महिलाएं आसानी से चला सकती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें महिलाओं के आने जाने के किराया तथा रहने की निःशुल्क सुविधा तथा 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। यदि कोई ग्राम पंचायत अपने ग्राम में ही ट्रेनिंग करवाना चाहता तो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो मशीनों को ले जा करके उनके ही गाँव में 3 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, ताकि महिलाएं ट्रेवल ना कर सके और अपना दैनिक कार्यक्रम भी कर सकें। तो हम अनुरोध करें कि महिलाएं जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट चला करके अपना कार्य कर सकते हैं तथा महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना, कंबाइन हार्वेस्टर या बड़ी मशीनों के बारे में भी प्रशिक्षण उपलब्ध है। वो अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण ले सकती हैं। बदलते समय के साथ युवा वर्ग अब खेती का रुख कर रहा है और वो कृषि यंत्रों के साथ भी बेहतर तालमेल बना सके, इसके लिए सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। देश भर में 4 संस्थान हैं, जहां इन्हें उपयोग करने से लेकर रिपेयर करने तक की जानकारी दी जाती है। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि कोई भी मशीन चलाने के पहले उसके बारे में तकनीकी जानकारी हासिल कर लें। सभी प्रकार के नट बोल्ट टाइट करें, ग्रीसिंग आयलिंग के जो पॉइंट हैं उनको करें, ढीले ढाले कपड़े ना पहने, नशा इत्यादि न करें और सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होगी। फिर भी जाने अनजाने में थ्रेशर से या केन क्रशर मशीन से या अन्य प्रकार की मशीनों से कभी हाथ कट जाता है, कभी आँख चोट लग जाती है। उसके लिए हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लें, ताकि इस तरह की खतरनाक मशीनों के उपयोग से अगर कोई अंग भंग या कोई नुकसान होता है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। खेती में अच्छे परिणाम मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि किसान मशीनों से भी दोस्ती करे और उन्हें इस्तेमाल करने के साथ ही इनका रखरखाव भी बेहतर करे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में आपको देंगे कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं मोती की खेती के बारे में। जी हाँ, मोती की मांग हमारे देश में काफ़ी बनी रहती है, जिसे हार श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोती की मालाएं भी बनती हैं, तो अगर आप मोती की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। किस तरह आप मोती की खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की है आवश्यकता, आइए जाने कार्यक्रम के इस भाग में। मोती पाने के लिए अब समंदर की गहराइयों में गोते लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की। आधुनिक तकनीकों की सहायता से अब चाहे किसान वर्ग हो या युवा वर्ग या फिर महिला वर्ग, सभी सीप पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और कम समय में आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। मोती की बढ़ती मांग के साथ किसानों की इस क्षेत्र में रुचि भी बढ़ रही है। इसे और आसान बनाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन हर व्यवसाय की सफलता सही जानकारी में छुपी होती है। इसीलिए इसे शुरू करने से पहले कृषि विज्ञान केंद्रों या मत्स्य पालन विभाग से प्रशिक्षण जरूर ले लेना चाहिए। ये व्यवसाय भूमिहीन किसानों के लिए भी फायदे का सौदा है। इसे छोटे से स्थान या फिर घर की छत पर भी आराम से किया जा सकता है। व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले वयस्क सीप का चयन करना होता है, जो रोग मुक्त हो, साथ ही जिनका आकार करीब 8 से 10 सेंटीमीटर हो। इसके बाद सबसे पहले बीज या सीप को साफ पानी से धो ले, फिर बीज को जाल में लटकाकर तालाब में 5 से 6 फीट की गहराई में रखें। 20 बाई 10 फुट के तालाब में करीब 1000 नग सीप पाली जा सकती है। इस तरह से करीब 20 दिन के लिए सीप को पानी में छोड़ दें। इसके बाद जिस आकार या डिजाइन का मोती चाहिए वो सीप के अंदर डाला जाता है। सांचा सीप में डालने के बाद उसे वापस बंद कर दिया जाता है और वापस पानी में लटका दिया जाता है। सीप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इन्हें बाहर से भोजन देना होता है। इनके भोजन में शैवाल, डाइटम, गोबर खाद, केले के छिलके आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह करीब 1 साल तक सीप को पानी में ही रखा जाता है। इस दौरान सीप का बार बार अवलोकन करना जरूरी होता है, जिससे मृत हो चुकी सीप को पानी से अलग किया जा सके। अच्छी किस्म के मोती के लिए थोड़ा इंतजार किया जाता है, जबकि सामान्य किस्म का मोती 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। इसके लिए सीप को साफ करके चाकू की सहायता से खोलकर मोती निकाला जाता है। वैसे तो बाजार में हर रंग के मोती मिल जाते हैं, लेकिन असली मोती इन रंगों में ही मिलते हैं, जैसे सफेद, काला, धूसर, लाल, नीला, हरा शामिल है। काले मोती को छोड़कर बाकी मोती विश्व भर में पाया जाता है, लेकिन काला मोती दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। प्राकृतिक या समुद्री मोतियों का उत्पादन मन्नार की खाड़ी, पाल खाड़ी, दक्षिणी केरल, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कृत्रिम मोती हर जगह आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा बचे सीप का भी कई तरह से उपयोग किया जा सकता है और अतिरिक्त आय भी ली जा सकती है। किसान बचे सीप से सजावटी सामान, किचन आइटम, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, कपड़ों के बटन और गहने, इस तरह से किसान या युवा वर्ग कम समय में सीप पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, वापस मिलवाएंगे आपको हमारे आज के कामयाब किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कार्यक्रम के इस भाग में आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती करके न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि अच्छा उत्पादन भी हासिल कर रहे हैं। कई किसानों को अपने साथ जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो आइए कृषि के क्षेत्र में उनके इस योगदान की कहानी को सुनते हैं उन्हीं की मुंह जुबानी। पर्यावरण में बढ़ता असंतुलन और दूषित होती हवा हमें वापस गांव की राह पर ले जाने पर बाध्य कर रही है। ऐसे में कैसा महसूस करेंगे आप अगर यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हो और आपको जो थाली परोसी जाए वो भी पूरी तरह शुद्ध आहार वाली हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कठरायल गाँव में जाना होगा, जहाँ कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत में ये तमाम इंतजामात किए हैं। परंपरागत खेती छोड़ आज कान सिंह प्राकृतिक खेती पर लाभ कमा रहे हैं। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी प्राकृतिक खेती तरीकों से कई तरह के फल, मौसमी सब्जियां, विभिन्न प्रकार के मसाले, कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। उन्होंने अपने खेत को इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया है। उनके खेतों में उगने वाली फसल और उत्पादों को प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक प्राकृतिक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई भी लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण रही है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वे अपनी जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गाँव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें।
इसी विचार को सफल करने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से खाद बनानी शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी, जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान सिंह खेतों में ही रह रहे थे, तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह वहीं रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके अपने खेत में उपजाई जाती है, वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक खेती से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के गूत और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं, उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीज़ें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये प्राकृतिक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि इन तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए किलो प्रति ग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह प्राकृतिक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेतों में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है। उनके खेतों में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधियों की खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। मैंने यहाँ चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है। और ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें, और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। इंसान अगर निश्चय कर ले तो विपरीत हालात में भी सफलता के फूल खिला सकता है। कान सिंह जी के ये सफल प्रयास काफी किसानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।